हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसे कि हम लोग यम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग फंडामेंटल राइट को पढ़े हैं। आज हम लोग जो है डीपीएसपी को पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो इसको दो तीन क्लासेस में लगभग पढ़ेंगे। ठीक है, डीपीएसपी। ठीक है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, तो यहीं से उसको राइट मिलता है पॉलिसीज बनाने के लिए। ठीक है, ये पार्ट 4 में आता है। इसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। ठीक है, इसमें इतने आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी। तो डीपीएसपी क्या है? तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि स्टेट पॉलिसी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि इस तरह पॉलिसीज बनाए। आर एनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल 36 to 51. Okay, the framers of the constitution borrowed this idea from the Irish constitution. ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो अपने मेंबर थे, लोग थे, ठीक है, फ्रीडम फाइटर, तो वो जो है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। आयरिश ऑफ द 1937 में, विच हैड कॉपीड, आयरिश पीपल जो है कॉपीड किए थे स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, हम लोग स्पेनिश से डायरेक्ट नहीं लिए थे, हम लोग आयरिश से लिया गया है। ठीक है, इसके बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब दीज द प्रिंसिपल्स एज द नोवेल फीचर। इसको नोवेल फीचर डॉक्टर अम्बेडकर साहब बोलते हैं। ठीक है, और जो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, दो चीजें बोलते हैं। अम्बेडकर साहब एक क्वेश्चन पूछ लेता है, और इसको जो है टीपीएसपी को नोवेल फीचर बोलते हैं। ठीक है, कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। The directive principles along with the fundamental right, the directive principle along with the fundamental right, डीपीएसपी के साथ फंडामेंटल राइट को जो है क्या कहा जाता है? फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसे क्या बोलते हैं? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों को मिला के किसको किसको, फंडामेंटल राइट प्लस डीपीएसपी, इसको बोलते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तीसरा पॉइंट हो गया। आगे देखते हैं, और इसके बारे में ग्रेविल ऑस्टिन बोलते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है एंड द फंडामेंटल राइट, ये हैं कंसाइंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ध्यान रखना, कंसाइंसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रेविल ऑस्टिन बोलते हैं। ठीक है, ये टीपीएसपी और डायरेक्ट फंडामेंटल राइट दोनों को बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज बेसिक चीज़ें देख रहे हैं फंडामेंटल डीपीएसपी का। ठीक है, आगे देख रहे हैं फीचर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो इसकी कौन कौन से फीचर हैं? तो द फ्रेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी डिनोट्स दैट आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड, जो है जो स्टेट की मशीनरी है या लेजिस्लेशन है, वो अपने दिमाग में रखें वाइल द फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, जब वो पॉलिसीज को फार्मुलेट करें अथवा कानून बनाएं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन होता है ये, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ये रिकमेंडेशंस टू द स्टेट इन द लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव को रिकमेंड एंड द एग्जीक्यूटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स 36। आर्टिकल 36 के अनुसार स्टेट जो है is a part 4 has the same meanings as in the part 3rd। ठीक है, तो जो पार्ट 3rd में हम लोग स्टेट की डिफिनीशन देखे थे, ठीक है, वही सेम डिफिनीशन यहाँ भी होगा। कौन कौन सा उसमें था? तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट पे की सारी मशीनरीज को, स्टेट गवर्नमेंट के सारी मशीनरीज को, लोकल गवर्नमेंट में जो होते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज जो है उसके दोनों, उसके सभी बॉडीज को, ठीक है, वो स्टेट में शामिल होता है। ओके, और जो है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट फंडेड करती है उसको भी स्टेट में लिया जाता है। ठीक है,
तो ये डिफिनीशन स्टेट का, यहाँ भी वही फंडामेंटल राइट वाला डिफिनीशन लागू होगा स्टेट के पॉलिसीज में, सॉरी स्टेट के डिफिनीशन में। तो dealing with the fundamental, therefore it includes the legislative and the executive organs of the central and the state governments, yes, all authorities and all other public authorities in the country, okay। तो सब स्टेट के डिफिनीशन में आते हैं। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन enumerated in the Government of India Act of 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो है 1935 में इसे ले लिया गया था, इनोमरेटेड कर दिया गया था एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। उस समय इसको क्या कहते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी शामिल था एक्ट में 1935 में एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन द वर्ड ऑफ द डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार डीपीएसपी को क्या कहते हैं, और हम लोग देखते हैं क्या कहे उन्होंने। तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है ये, ठीक है, उसी प्रकार जो 1935 के एक्ट में था, विच वर इशूड टू द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। What is called the directive principles in merely another name for the instrument of instruction. The only difference is that they are the instruction to the legislature and the executive, ठीक है। तो ये दोनों को केवल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ये जस्टिसिएबल नहीं होता है, यानी कि कोर्ट से इसे लागू नहीं करा सकता व्यक्ति। तो आगे हम लोग इस बात को पढ़ेंगे, ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट को देखते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स constitute ये very comprehensive economic, social, political programs, ओके। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट क्या करता है? ये वेरी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड द पॉलिटिकल प्रोग्राम्स फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, ठीक है। दे एम एट द रियलाइजिंग, इसका एम क्या है? रियलाइजिंग द हाई आइडियल्स ऑफ द जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एज आउटलाइंड इन द प्रियम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो उसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस की बात की गई है प्रियम्बल में, उसको ये इम्प्लीमेंट करता है, मतलब उसकी बातों को इसमें जो है लागू कराने की बात करता है। दे एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ठीक है। डीपीएसपी जो है वो वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मतलब वो उसी को बताता है कि एज ए वेलफेयर स्टेट बनाओ, एंड नॉट दैट ऑफ ए पुलिस स्टेट, ठीक है। पुलिस स्टेट ना बनाओ, बल्कि जो है वेलफेयर स्टेट बनाओ। विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल ईयर, ठीक है। कॉलोनियल ईयर के दौरान जो पुलिस स्टेट था उसे वेलफेयर स्टेट में बदलना है, यही कहता है डीपीएसपी। इन ब्रीफ दे सीक्स टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक, सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है, इन द कंट्री। आगे देख रहे हैं 4 नंबर पे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर द नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है। ये नॉन जस्टिसिएबल यानी कि इसे आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करा सकते, ठीक है। दैट इज दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर द वायोलेशन, ठीक है। अगर सरकार इस पे कानून नहीं बनाती है या लागू नहीं करती तो आप कोर्ट से जाकर इसे लागू नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये बात है, जैसा कि फंडामेंटल राइट है उस तरह ये नहीं है। देयरफॉर द गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट एंड द लोकल्स कैन नॉट बी कंपेल्ड द इम्प्लीमेंट, ओके, देम, उसके लिए वो बाध्य नहीं कि वो लागू ही करेंगे। नेवरदलेस द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 37 इटसेल्फ सेज दैट दीज प्रिंसिपल आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द, तो आर्टिकल 37 कहता है कि ये जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल है किसके लिए? गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो जो है सरकार को चलाने के लिए, गवर्नेंस के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन द मेकिंग लॉज, और कहता है आर्टिकल 37 कि जब जो है स्टेट कानून बनाए तो इसको ध्यान में रख के बनाए, ठीक है, इसको अप्लाई करें। आगे 5th पॉइंट को देखते हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दो द नॉन जस्टिसिएबल, यद्यप नॉन जस्टिसिएबल है इन नेचर में, इसके बाद भी द हेल्प द कोर्ट
इन द एग्जामिनिंग, कोर्ट कर सकता है हेल्प एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। ठीक है, जो लॉ बनाया उसकी वैलिडिटी को कोर्ट चेक कर सकता है। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड मेनी टाइम्स दैट द डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए लॉ, if a court find that law is question seeks to give the effect to a directive principles, it may consider such law to be the reasonables in the relations to the article 14 यानी कि equality before law or the article 19 6 freedoms and thus the save much law from the unconstitutionality। ठीक है, तो ये जो है डीपीएसपी उस पर अगर कानून बनाते हो तो ये निरीक्षण कर सकता है कि आप कानून बनाए हो तो उसमें कोई भी फंडामेंटल राइट उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको जांच कर सकता है। ठीक है, यद्यपि वो नॉन जस्टिसिएबल यानी कि उसको आप लागू नहीं करा सकते कोर्ट में, लेकिन वो ये तो चेक करेगा कि इससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है क्या, या किसी विशेष व्यक्ति के लिए बना दियो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखेगा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है उस पर। आगे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन्स द एनी क्लासिफिकेशन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, बट हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड द डायरेक्शंस कैन बी द क्लासिफाइड इनटू द थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। कौन कौन? सोशलिस्ट, गांधीयंस एंड द लिबरल इंटेलेक्चुअल्स। आगे देखेंगे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। पहला हम लोग चलते हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसमें जो है इक्वालिटी, समानता की बात रहेगी। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो इसी चीज़ को हम लोग इसमें देखेंगे। तो दीज प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द सोशलिज्म। ठीक है, समाजवाद। समाजवाद क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है? तो जो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उस पर जो कंट्रोल होगा वो स्टेट का होगा, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है सोशलिज्म। यही है सोशलिज्म। तो ये आइडियोलॉजी ऑफ द सोशलिज्म पे काम कर रहा है। दे ले डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट बनाता है, एम एट द प्रोवाइडिंग द सोशल एंड द इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट द पथ टूवर्ड द वेलफेयर स्टेट। दे डायरेक्ट द स्टेट। ओके, तो स्टेट को क्या क्या डायरेक्ट करता है? तो आर्टिकल 38 में बताता है कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर permeated by the justice, social, economic and political, and to minimize the inequalities in income। तो inequalities को कम करने की बात की गई है। ठीक है, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड द अपॉर्चुनिटीज में। तो ये आर्टिकल 38 में बात की, यानी कि 38 जो है सोशलिज्म पे काम कर रहा है, बात कर रहा है। और दूसरा क्या है, 39 को हम लोग देखते हैं। तो 39 को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, एफ तक, यानी कि लगभग 6-7 पार्टों में। तो ये क्या है 39? ये the right to adequate the means of the livelihood for the all the citizen। B क्या है? the equitable distribution of the materials resources of the community for the common goods। C क्या है? prevention of the concentration of the wealth and the means of the production। D क्या है? equal pay for the equal works for the men and the women। okay। E क्या है? preservation of the health and strength of the workers and the children against forcible abuses। डी क्या है? अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, तो ये जो है आर्टिकल 39 में। आगे बढ़ते हैं और 39 ये को देखते हैं। आर्टिकल 39 क्या है? तो ये बेसिकली बाद में जोड़ा गया है। तो ये है प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड द लीगल फ्री लीगल एड टू द पुअर। ठीक है, चौथा क्या है? टू सिक्योर द राइट टू वर्क। ठीक है, सिक्योर करने की बात की है। टू एजुकेशन एंड टू द पब्लिक असिस्टेंस इन द केसेस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड द डिसेबल्ड में जो है सरकार मदद करे, उस पर पॉलिसीज बनाई, इस बात की गई, यानी कि सोशलिज्म है। फिफ्थ देखते हैं, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड द ह्यूमेन्स कंडीशन ऑफ द वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है, अगर ह्यूमन कंडीशन की बात की गई है कि जो काम करे। तो ये आर्टिकल 42 में है। फिर 6 पे चलते हैं, टू सिक्योर द लिविंग वेज। सिक्योर करने की बात की है, ये डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंड द सोशल एंड द कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑल वर्कर्स। ठीक है, तो आर्टिकल 43 में है। आगे देखते हैं, टू द स्टेप
to take the step to secure the participation of the workers in the management of the industries। ठीक है, तो उसमें जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, उसके वर्कर्स को। तो ये आर्टिकल 43 ये में बात की गई। ठीक है, लिविंग वेज की बात की गई है 43 में। ठीक है, मैटरनिटी 42 एंड द मैनेजमेंट में वर्कर्स को भाग लें 43 ये। ओके, और 41 में सिक्योर द राइट टू वर्क एजुकेशंस, तो राइट टू वर्क पे भी जो है 41 है। ठीक है, और 39 ये में इक्वल जस्टिस की बात की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं और 8वां देखते हैं क्या है। 47 क्या है कि टू रेस द लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ, आर्टिकल 47। ओके, आगे चलते हैं, गांधीयन प्रिंसिपल को देखते हैं। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल क्या है। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स, दीज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन द गांधीयन आइडियोलॉजी, दे रिप्रेजेंट द प्रोग्राम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एनुसिएटेड बाय द गांधी। ओके, ये गांधी जी के जो है उनके प्रोग्राम थे, इस पे वो काम करते थे, उन्हीं से इंस्पायर होके इस पर रखा गया है। ठीक है, डीपीएसपी में ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। ओके, in the order to fulfill the dream of the Gandhi ji, some of his the ideas were the included in the directive principles। तो कौन कौन से हैं आगे हम लोग देख रहे हैं। तो वो जो है विलेज पंचायत की बात बापू करते थे, तो टू ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड द इंडोदम with the necessary powers and the authority to enable them to functions as a unit of the self government। तो ये आर्टिकल 40 में रखा गया है। आगे 43 है किस बात को लेकर, प्रमोट द कॉटेज इंडस्ट्री ऑन द इंडिविजुअल और द कॉपरेशन बेसिस इन द रूरल एरियाज। ओके, आगे 43 बी क्या है, ये प्रमोट द वॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोनोमस फंक्शनिंग एंड द डेमोक्रेटिक कंट्रोल प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43 वी। ओके, आगे देखते हैं। To promote Article 46, to promote the educational and the economic interest of the SC/ST people को and other weaker sections of the society and to protect for the social injustice and exploitation। ठीक है, तो आर्टिकल 46 जो है ये गांधीनिज्म है। आगे देखते हैं 47 आर्टिकल, तो प्रोहिबिट द कंजम्पशंस ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर द इंजरीज टू हेल्थ। ओके, तो शराब वगैरह को रोकने की बात की है। ठीक है, बापू इसके खिलाफ थे। आर्टिकल 48 क्या है, तो ये प्रोहिबिट करता है स्लॉटर ऑफ द काउस कॉप्स एंड अदर मिल्च एंड द ड्रॉट्स कैटल्स एंड टू इम्प्रूव देयर द ब्रीड्स। ओके, तो यानी कि गाय की हत्या या किसी कैटल्स की हत्या को रोका गया इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड प्रिंसिपल्स को देखते हैं। तो ये थर्ड प्रिंसिपल कौन सा है, तो ये है बेसिकली लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इंक्लूड द कैटेगरी रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ द लिबरलिज्म। ठीक है, तो आर्टिकल 44 क्या है, टू सिक्योर द ऑल सिटीजन्स ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। तो ये आर्टिकल 44 में है यूसीसी। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, एक समान कानून होगा। ठीक है, सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस सबके लिए। ठीक है, तो ये बात की गई है, ये लिबरल है। ठीक है, 44 है। और फिर आर्टिकल 45 क्या है, टू प्रोवाइड द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशनल फॉर ऑल द चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ द 6 years। ओके, तो जो है ये बच्चों को 6 साल तक, 0 से 6 साल तक उनकी केयरिंग और एजुकेशन की बात की गई है 45 में। आगे 48 देखते हैं, तो इसमें ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर एंड द एनिमल हस्बेंड्री ऑन द मॉडर्न साइंटिफिक लाइंस। तो ये बात की आर्टिकल 48 ये, तो इसमें जो है प्रोटेक्ट करेगा, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। ओके, तो ये 48 में है। ठीक है, इन्वायरमेंट के सेफ गार्ड को बात कर, आगे चल रहे हैं और देखते हैं 49।
तो 49 आर्टिकल क्या है, ये प्रोटेक्ट द मोनूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द आर्टिस्टिक्स, ओके, और द हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर द डिक्लेयर टू द नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो मोनूमेंट्स को प्रोटेक्शन की बात की गई। आर्टिकल 50 में क्या है, तो सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 51 में क्या है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन just and the honorable relation between the nations to foster respect for the international law, okay, and treaty obligations, to obligation and to encourage the settlements of the international disputes by the arbitration। तो बेसिकली इसमें इंटरनेशनल पीस की बात की गई, सिक्योरिटी की। ठीक है, कि हॉनरेबल रिलेशन रखो सभी से, तो आर्टिकल 51 में। तो ये लिबरल चीज़ें हैं। ठीक है, तो हम लोग तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना फीडबैक जो है कमेंट में बताएं। थैंक यू।